आज हम लोग सीटेट का बुक है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 2012 वाला प्रीवियस ईयर है, उसको पढ़ रहे हैं। और पीछे 10 क्वेश्चन एक वीडियो में बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसका देखिएगा तो फायदा है। तो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंता से, या अपसारी या बहुविधि चिंता से। तो सृजनात्मक किससे संबंधित है? तो 11 के 4 होगा। अब सारी बहुविधिया चिंता से, तो इसके बारे में कुछ जाते हैं। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अभिसारी मतलब बहुविधिया चिंता से संबंधित है। वह व्यक्ति के ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। जैसे सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उनकी उत्पत्ति के चिंतन के परंपरा तरीकों से हटाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है, जिससे बालक विज्ञान तकनीकी अन्य विद्याओं में विकास करते हैं। वही है सृजनात्मकता। तो इसका व्याख्या दिया हुआ है, तो व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी किस रूप से ही प्रेरित है? पहला, व्यक्तिक, अनुभाविक, सी में आंतरिक, या 4 में बाह्य। तो वह व्यक्ति है 12 के होगा 3, 12 के 3 होगा। वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो इसका व्याख्या क्या है? एक विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो वह विद्यार्थी क्या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी किसी कार्य को अपने स्वयं की इच्छा से करता है तो वह इस कार्य के करने से उसे सुख व संतोष की प्राप्ति होती है, मतलब अपने मन की इच्छा प्राप्ति हो जाती है। वही है। तो व्याख्या जो है दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो रोक के। अब है चौथा 13 में है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना, ये जो करना है, करना पक्ष में आता है। कौन सा? पहला, सीखने के गति कनेक्टिव क्षेत्र, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो किस में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। तो सीखने के संज्ञानात्मक व्यवहार क्या है? तो व्यवहार का करना पक्ष सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, क्योंकि व्यवहार में देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना ही संज्ञान है। इन्हें व्यवहार के प्रतिमान कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? व्यवहार का प्रतिमान कहा जा सकता है। व्याख्या दिया हुआ है। 14 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है क्या करना चाहिए? तो पहला है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हैं, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रतिशत करने हैं, या विद्यार्थियों का नाम रोशन, या अभिभावकों को संतुष्ट करना है। तो इसमें क्या होगा 14 नंबर का? तो 14 का 1 होगा। शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना है ताकि वह विज्ञान में, कला में, प्रदर्शनी में, संगीत में नया नया प्रस्तुति वह विद्यालय पत्रिका से कर सके। जैसे 14 में क्या है? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, जैसे संगीत, नृत्य प्रस्तुति, विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों का सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, और सृजनात्मक नए संबंधों के ज्ञान में, नए ज्ञान की उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता है। 15 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो कौन सा आयाम को उजागर करेगा? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है, या मनोरंजन द्वारा अधिगम है, या भाषा निर्देशित अधिगम है, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम है? तो कौन सा अधिगम है? तो इसमें है सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। तो इसमें कह रहा है एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामाजिक
सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है, जैसे कि समूह चर्चा में रखा, समूह परियोजनाओं में, भूमिका निर्वाह आदि में। तो यह सीखने की सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। इस गतिविधि द्वारा शिक्षार्थियों में या विद्यार्थी में क्या सामाजिकरण के कौशल का विकास होता है। कौन सा सामाजिकरण के कौशल का विकास होता है। अब है 16 नंबर, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करती है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर स्वभावतः तनाव बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा 16 नंबर का, तो 16 में होगा क्या, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करता है। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार भावना में वह कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि मैंने साथ में जो गतिविधि हो रहा है उसमें शामिल करता है, तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। क्योंकि किसी भी अक्षम वाले बच्चे नियमित कक्षाओं के अन्य किसी भी अक्षमताएं वाले बच्चों के साथ गतिविधि में शामिल करने वाले क्या है, समावेशी शिक्षा, मतलब मिलकर जो साथ शिक्षा मिलता है वह प्रमुख विशेषता है इसका। अब है आगे आगे है 17 नंबर। 17 नंबर में पढ़ते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सिखाने को संबोधन करते हैं। इसमें क्या होगा, शिक्षक जो अपने दृश्य श्रवण से क्या करना चाहेगा, इसमें क्या होगा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने के संबंध रखते हैं। इसका 4 नंबर होगा। तो क्या है, एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इंद्रियों का उपयोग सीखने को संबंध रखता है। कोहलबर्ग के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्रियों में आँख, कान, नाक पर कार्य करते हैं, क्योंकि ज्ञान विभिन्न ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब है 18 नंबर। 18 नंबर में है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, एक में सहयोग की नैतिक या नैतिक तर्कन या नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो 18 का कौन होगा, 18 को होगा दो, नैतिक तर्क। नैतिक तर्कन मतलब अपने अनुसार जो नैतिक तर्क होगा वो करेगा। तो 18 में क्या, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कन। जो स्वयं का जो तर्कन कहा जाता है वो होता है। 18 इसका व्याख्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, वीडियो रोक के। अब है 19 में, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यार्थियों के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को सहायता में आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, पहला भावनात्मक क्षेत्र या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या तीसरा हमें संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो 19 में क्या है, 19 में हम लोग पढ़ते हैं, 19 का क्या, 19 का है एक भावनात्मक क्षेत्र। तो भावनात्मक क्षेत्र में क्या, एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इन विद्यार्थियों को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका व्यवहार उनकी संवेदनात्मक अस्थिरता को दर्शाता है। अब आते हैं 20 नंबर में, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये मैं भी सहायता करती है। इसमें क्या होगा, तो पहला दुश्चिंतक, 2 में समाजीकरण, 3 में मूलद्वंद, या 4 में आक्रामकता। तो 20 में क्या होगा, आक्रामकता होगा, 4 नंबर होगा, आंसर क्या होगा 4 नंबर। तो शारीरिक गठन के 25-20 में क्या है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करे, ताकि सीखने में सुगम बनाने के अतिरिक्त वे समाजीकरण में भी सहायता करे। समाज द्वारा शिक्षार्थियों में या विद्यार्थियों में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास हो सके उसमें।
वो है। और 20 नंबर है, 21 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है। तो इसमें जो कि समावेशी शिक्षा, जो मिलकर जो शिक्षा है, दोनों विकलांग और जो दिव्यांग हैं और वो सिंपल है, उस सबको समावेशी शिक्षा किसी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है। तो इसमें क्या होगा, विशेष आवश्यक वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है, या सभी नियोग बच्चों को शामिल करता है, जो या चौथा में जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे और बगैर सभी बच्चों को शामिल करता है। तो इसमें समावेशी शिक्षा में क्या होगा, 21 में, 21 का होगा 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, तो समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो कि उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थितियों में ध्यान रखे, बगैर सभी बच्चों को शामिल करे, ताकि बच्चे में ज्ञान का कौशल में आत्मनिर्भर बनने एवं भारतीय समुदाय में कार्य स्थलों में योगदान दे सके। इसीलिए समावेशी शिक्षा साथ में ही देना चाहिए। वह 22 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। तो 22 नंबर में क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक है। क्या है, पहला आंख का रोग, 2 में सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, या 3 में समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या 4 में चिंतन पैटर्न। तो 22 का कौन होगा, 22 का आंखों का रंग। आंखों का रंग क्या है, अनुवांशिक रोग है। तो आंखों का रंग मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी रोग है। अनुवांशिक में बालक के मानसिक, शारीरिक गुण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, जबकि सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न वातावरण से संबंधित है। 22 नंबर का व्याख्या है, व्याख्या एक बार वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। अब है 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किस ओर संकेत करते हैं। तो पहला, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, या भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, या 3 में उनके ज्ञान की सीमा, या 4 में आवश्यकता उपचारात्मक युक्ति। तो 23 के होगा 4, आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक युक्ति होगा। तो 23 में क्या है, जैसे शिक्षक है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को जो त्रुटि में जो अध्ययन करता है, क्योंकि प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्ति की ओर संकेत करता है। तो उपचारात्मक विधि में विद्यार्थियों को किसी भी विषय विशेष या प्रकरण विषय से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई का निवारण व्यक्ति के परामर्श द्वारा ही किया जाता है। अब है 24 नंबर, हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो कौन से सिद्धांत को दर्शाता है, देखते हैं। पहला में क्या, व्यक्तिक भिन्नता, 2 में अंतः संबंध, या 3 में निरंतरता, या 4 में समान से विशिष्ट की ओर। तो 24 में क्या है, 24 का होगा व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता में क्या, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन लीना क्या, उसे सीखने में ज़्यादा समय लेते हैं। यह विकास का क्या, व्यक्तिक मतलब खुद का भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण, स्वाभाविक जो गुण है वह प्रत्येक व्यक्ति में जैसे जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाए जाने के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। इसका व्याख्या आप लोग वीडियो रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। व्याख्या तो हम बता ही दिए हैं। तो अब 25 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। 25 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। तो क्या, पहला पौष्टिकता की गुणवत्ता, 2 में संस्कृति, या 3 में शिक्षा की गुणात्मकता, या 4 में शारीरिक गठन। तो 25 में क्या होगा, शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन में क्या, जैसे शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देता, क्योंकि पौष्टिकता की जो गुणवत्ता है वह संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता वातावरण संबंधी ऐसे कारक हैं जो किसी भी बालक को उचित विकास में सहायता करता है। अब है 26 नंबर, हम लोग पढ़ते हैं। 26 नंबर में क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। श्रवण हाउस से ग्रसित बच्चे
कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करता है। तो मैंने श्रवण सुनने में जो ग्रसित बच्चा है वह कौन सा कुंठा का सामना करता है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने या सूचना को बांटने में, ये पहला है। दूसरा में क्या है, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। या तीसरा में क्या है, प्रस्ताविक पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। या चौथा में खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो इसका कौन सा होगा 26 का? तो 26 का क्या होगा, पहला ही होगा। जैसे क्या कह रहा है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में उसमें अक्षमता आ रही है। तो 26 में क्या है, जैसे श्रवण हौस मतलब उसे सुनना नहीं आता। तो श्रवण हौस बच्चे कक्षा में क्या है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करता है। यदि उनके साथ संकेत, हस्त प्रणाली और वे अन्य सहायक यंत्रों का प्रयोग किया जाए तो उन्हें कुंठा का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है अक्षम बच्चों के लिए? तो उसमें है संकेत का प्रयोग, हस्त प्रणाली व अन्य यंत्रों का प्रयोग करने से वह कुंठा से का सामना नहीं करता है। यह है 26 का। तो व्याख्या हम लोग बता दिए हैं, आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है 27 नंबर में क्या है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से ये में सुनने से, पढ़ने से, बोलने से या सुनने और बोलने दोनों से। तो 27 में क्या है, 27 का पढ़ने से, डिसलेक्सिया मतलब लिखने से, पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने में उसमें नहीं आ पा रहा। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। यह दोष बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोग द्वारा बोलचाल की बोली के प्रयोग के कारण होता है। अब है 28 नंबर, हम लोग पढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वह, पहला में क्या, बार बार उसकी परीक्षा होगी। या दूसरा में क्या, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। या तीसरा में उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है। या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ, तो वो क्या होगा, अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे। इसका 2 नंबर होगा। तो 2 नंबर में क्या है, जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वह अपनी कक्षाओं में तब विकसित कर पाएंगे जब वह अन्य विद्यार्थी माने दूसरे जो विद्यार्थी हैं उसके साथ क्या, अधिगम प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ेगी। जैसे शिक्षक को उन्हें सहभागी क्रियाएं, विशेष पाठ्यक्रम या अध्ययन, उनके व्यक्तिगत ध्यान व विकास, सांस्कृतिक शिक्षा आदि द्वारा शिक्षित करना चाहिए। ये 28 नंबर हो गया। तो हम लोग 29 में चलते हैं। 29 में क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? पहला लैंगिक समानता से, या दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व से, या तीसरा लैंगिक पूर्वाग्रह से, या चौथा लैंगिक संवेदनशीलता से। तो 29 का कौन होगा, 29 का लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए अच्छी पाठ्य पुस्तक से के लिए। तो इसमें क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाते हैं, क्योंकि लैंगिक समानता में सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता जैसे गुण अच्छी पाठ्य पुस्तक होते हैं। अतः अच्छा पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, प्रोत्साहन करने वाली और मानसिक, नैतिक और चारित्रिक विकास युक्त होना चाहिए। यह है 29 का व्याख्या आप लोग वीडियो रोकिएगा और देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम तो बता ही देते हैं व्याख्या, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब है 30 नंबर में, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला क्या, मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या तीसरा संवेदी प्रेरक चरण, या चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो 30 में क्या है, तो 30 में है 4 पूर्व संक्रियात्मक चरण। जैसे पियाजे के अनुसार जो कि संज्ञानात्मक विकास पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इस चरण की 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक खेलना, अनुकरण करना, चित्र निर्माण करना तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में जानकारी बढ़ाता है, ताकि उसे समायोजन करे, पूर्व संक्रियात्मक कर सके। इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब